नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बैटल ग्राउंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। दर्शकों, दुनिया के दो अलग अलग कोनों में जो हो रहा है वो सिर्फ युद्ध नहीं है, वो एक नई विश्व व्यवस्था की चीख है। एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन रूस के सबसे ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग की रातों को दहला रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी में आग उगल रही हैं। पश्चिम की पूरी बिसात इस वक्त हिल गई है और इन सब के पीछे एक ही सूत्र है, अमेरिका की वो आक्रामक विदेश नीति जो दशकों से दुनिया के दूसरे देशों को या तो झुकाती आई है या जलाती आई है। लेकिन आज मॉस्को झुका नहीं है और तेहरान डरा नहीं है। आज बताएंगे वो कहानी जिनसे आप सब अनजान हैं। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग। रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पुतिन का अपना गृहनगर और रूसी संस्कृति, नौसेना और गौरव का प्रतीक। शनिवार की सुबह जब इस शहर के लोग सो रहे थे तब आसमान में यूक्रेन के ड्रोन्स को एक बड़ा झुंड तेजी से आ रहा था और आपको बता दें कि कई क्षेत्रों के ऊपर एक भीषण हवाई युद्ध छिड़ गया जो दुनिया को हिला देने वाला था। क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर ने खुद स्वीकार किया कि लेनिनग्राड क्षेत्र के आसमान में 141 ड्रोन मार गिराए गए और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली के कुल 376 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। 376 ड्रोन, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये एक बड़े पैमाने पर नियोजित हमले की तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल ऋषिका, और इस हमले की भयावहता को समझिए। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव को खुद लोगों से अपील करनी पड़ी कि घरों से बाहर मत निकलो। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी गई। एक ऐसे शहर में जो युद्ध से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि युद्ध उनके दरवाजे तक आएगा। वहां के नागरिकों को अपने घरों में कैद होना पड़ा। और यह भी याद रखिए कि यह हमला तब हुआ जब सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच चल रहा था। वही मंच जिसे पुतिन दुनिया को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि रूस आत्मनिर्भर है, मजबूत है और पश्चिमी प्रतिबंधों से टूटा नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है और ये सवाल उन लोगों से है जो यूक्रेन को हीरो और रूस को खलनायक बताते हैं। एक ऐसे शहर पर ड्रोन हमला करना जहां नागरिक रहते हैं, जहां कोई सैन्य टकराव नहीं हो रहा था, जहां एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम चल रहा था, क्या ये युद्ध का नैतिक तरीका है? पश्चिम और उनके मीडिया तंत्र ने जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले किए तो आसमान सिर से उठा लिए। लेकिन आज जब यूक्रेन रूस के नागरिक शहरों को निशाना बना रहा है तो यही पश्चिमी मीडिया चुप्पी साध लेता है। ये दोहरे मानदंड की सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर नजर आती है। और अब जेलेंस्की के शब्द सुनिए। उन्होंने खुद एक्स पर लिखा कि उनके ड्रोन ने लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के नौसेना शस्त्रागारों और क्रोनस्टैट में एक अड्डे को निशाना बनाया। अब सोचिए, क्रोनस्टैट वो ऐतिहासिक नौसैनिक अड्डा जो रूसी नौसेना की पहचान है और उससे पहले बुधवार को भी सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल में आग लगाई जा चुकी थी। यानी यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह एक सोची समझी योजनाबद्ध रणनीति और जो रूस को उसकी जमीन पर ही घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस टूटा नहीं है। पुतिन ने इन हमलों के जवाब में कहा कि रूस अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा और उन्होंने जेलेंस्की के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें आमने सामने बैठक की बात थी। पुतिन ने सीधे कहा, इसमें कोई तुक नहीं। और दर्शकों, पुतिन का ये रवैया कमजोरी का नहीं बल्कि उस ताकत का प्रतीक है जो जानती है कि जब तक पश्चिम यूक्रेन को हथियार और पैसा देता रहेगा तब तक बातचीत एक ढकोसला ही रहेगी। रूस अपनी शर्तों पर शांति चाहता है, ना कि नेटो की शर्तों पर। और दर्शकों, यह मत सोचिए कि रूस सिर्फ मार खा रहा था। रात के अंधेरे में रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त
पलटवार किया यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार, और यह यूक्रेन का अपना बयान है। रूस ने रात भर में 272 ड्रोन से हमला किया। इनमें से यूक्रेन ने 249 को मार गिराने का दावा किया, लेकिन बाकी ड्रोनों ने अपने काम किया। एक क्षेत्र में रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। जापोरोजिया में एक ड्रोन हमले में से पार्किंग में आग लग गई। क्षेत्रीय प्रमुख अलेक्जेंडर हांजा ने बताया कि 3 जिलों में ड्रोन और तोपखाने से लगभग 30 बार हमला हुआ। ये संघर्ष अब किसी एक तरफ से नहीं चल रहा, दोनों तरफ से बमों की बारिश हो रही है, दोनों तरफ खून बह रहे हैं, दोनों तरफ के आम नागरिक तबाही झेल रहे हैं। और इस सब के बीच सवाल ये है, इस आग को कौन लगा रहा है? कौन है जो यूक्रेन को लंबी दूरी के ड्रोन दे रहा है? कौन है जो रूस के अंदरूनी हिस्सों तक मार करने की क्षमता यूक्रेन को दे रहा है? अमेरिका या नेटो, जिनके हथियार, जिनका पैसा, जिनकी खुफिया जानकारी इस युद्ध को जिंदा रखे हुए है। रूस इस प्रॉक्सी वॉर का शिकार है और इसे समझना जरूरी है। अब खबर आती है मध्य पूर्व से, और यहां से जो खबर आई है वो दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल रही है। ईरान के IRGC ने शनिवार को अमेरिका के सहयोगी देशों बहरीन और कुवैत की तरफ ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका के उस एयर स्ट्राइक का जवाब था जो शुक्रवार देर रात अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर की थी। IRGC ने साफ कहा, हमने दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेंटकॉम के अनुसार ईरान ने कुल 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 6 को अमेरिकी और सहयोगी देशों के एयर डिफेंस ने हवा में नष्ट कर दिया और एक लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। बिल्कुल, और दर्शकों, इस घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई ये जानना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने पहले ईरान के 4 ड्रोन्स को मार गिराया और उसके तटीय रडार केंद्रों को तबाह किया। यानी अमेरिका ने पहले हमला किया, ईरान ने जवाब दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया की भाषा में ये ईरानी आतंकवाद बन जाता है। सोचिए, अगर किसी ने आपके घर में घुसकर आपकी संपत्ति तबाह की और आपने जवाब में उसकी चौखट तोड़ी, तो गुनहगार कौन हुआ? ईरान ने वही किया जो कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र करता है। उन्होंने अपनी संप्रभुता की रक्षा की, लेकिन यहाँ पर ईरान को लेकर ढिंडोरा कुछ और ही पीट दिया गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, यानी ईरान का निशाना अमेरिकी सैन्य मौजूदगी थी, आम नागरिक नहीं। बहरीन की राजधानी मनाबा और कुवैत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास तड़के हवाई हमले के सायरन बजे, धमाके हुए। बहरीन ने इसे आक्रमण बताया। कुवैत ने कहा यह स्थिति को खतरनाक बनाने वाला है, लेकिन जब अमेरिका ईरान की जमीन पर हमला करता है तो वो आक्रमण क्यों नहीं होता? यह सवाल कोई नहीं पूछता, हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूरे संकट की जड़ में क्या है वो समझते हैं। कुछ हफ्तों से पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। एक अस्थायी युद्ध विराम 8 अप्रैल को लागू हुआ था, लेकिन अमेरिका का रवैया बातचीत का नहीं बल्कि दबाव और धमकी का रहा, और उसी के नतीजे में यह विस्फोट हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है, और ये कोई झूठा दावा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी संप्रभु देश पर बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति के हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका के लिए कानून वही है जो उसे सूट करे। अब आते हैं इस गतिरोध को तोड़ने के रास्ते पर। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसेन रजाई ने अमेरिका के सामने एक सीधी और न्यायसंगत मांग रखी। बातचीत करनी है तो पहले ईरान के वो 24 अरब डॉलर वापस करो जो अमेरिका ने गैर कानूनी तरीके से फ्रीज कर रखे हैं। यह मांग गलत नहीं है, यह पैसा ईरान का है, अमेरिका का नहीं। दुनिया का कोई भी निष्पक्ष अदालत यही कहेगी, लेकिन ट्रंप प्रशासन का इरादा क्या है? अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सूत्रों के अनुसार ट्रंप सरकार इन ईरानी पैसों का उपयोग बहरीन और कुवैत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करना चाहती है, यानी ईरान का पैसा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करो। इससे बड़ी डकैती क्या हो? और इन सब के बीच एक और खबर आती है लेबनान से। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक ऐसी गाड़ी पर हमला किया जिसमें लेबनानी सेना के सैनिक थे। लेबनानी आर्मी ने पुष्टि की कि इस हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सैनिक मारे गए। IDF ने कहा कि गाड़ी संदिग्ध रूप से सेना की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ये बहाना पुराना हो चुका है। जब चाहे किसी भी गाड़ी को संदिग्ध बता दो और मार दो, यही इजरायल की नीति बन गई है। लेबनानी सरकार के साथ इजरायल का सीधा युद्ध नहीं है, लेकिन अब वो सीधे लेबनानी सेना के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहा है।
ये उकसावा नहीं तो क्या। जी बिल्कुल, और इस सबका असर दुनिया के बाजारों पर भी पड़ा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतें उछली हैं, वैश्विक शेयर बाजार डगमगाए हैं। अमेरिका में आने वाले मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले यह संकट ट्रंप प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। दुनिया को पश्चिम की इस व्यवस्था से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि असली खिलाड़ी वाशिंगटन के एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे हैं। दर्शकों, आज दो मोर्चों पर दुनिया जल रही है। एक तरफ रूस जो नेटो के हथियारों से लड़ी जा रही यूक्रेनी जंग में अडिग खड़ा है, अपनी जमीन पर हमले झेल रहा है लेकिन झुका नहीं। तो दूसरी तरफ ईरान जो दशकों के प्रतिबंध, दशकों की नाकेबंदी और अब सीधे सैन्य हमले झेलने के बावजूद अमेरिका की आंखों में आंख डालकर जवाब दे रहा है। और इन दोनों देशों में एक बात समान है, दोनों को पश्चिम ने दुश्मन का टैग दे रखा है। दोनों पर प्रतिबंध है, दोनों पर हमले हैं, दोनों को अलग थलग करने की कोशिश है। लेकिन न रूस टूटा न ईरान झुका, और यही वो सच है जो दुनिया के एक ध्रुवीय सत्ता के दिन गिन रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि युद्ध अच्छा है, युद्ध हमेशा बुरा होता है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जब तक आप युद्ध की जड़ नहीं समझेंगे तब तक आप असली जिम्मेदार को नहीं पहचान पाएंगे। और आज की दुनिया में युद्ध की जड़ें वॉशिंगटन की उस नीति में है जो हर उस देश को कुचलना चाहती है जो उसके सामने झुकने से इनकार करे। देखते रहिए हमारा खास शो, क्योंकि अब जो चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में तमाम चीजें हो रही हैं। मिडिल ईस्ट का जो ये युद्ध है वो अब यूरोप तक भी पहुंचने लगा है। यूरोप में पहले से युद्ध जारी है, लेकिन इस वक्त नेटो और अमेरिका के बीच के रिश्ते समझ नहीं आ रहे हैं। इनके रिश्ते बड़े पेचीदा हो गए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेटो को मैं पूरे तरीके से तोड़ दूंगा, दूसरी तरफ जर्मनी में टॉम हुक मिसाइलें तैनात करने के लिए मना कर देते हैं। वही जर्मनी बदले में ही कहता है कि आपने हमसे पूछकर युद्ध शुरू नहीं किया था, हम आपकी मदद करने क्यों आए। तमाम सारी चीजें हैं। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, ये युद्ध अब आगे बढ़ चुका है। समंदर की लहरों पर बारूद की जंग जो है वो छा गई है। हॉर्मूज की ये चिंगारी जो है वो महायुद्ध का पैगाम लेकर आई है। हॉर्मूज के समंदर में बारूद की जंग गहरा गई है और ये जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।